हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। और आज के हम इस वीडियो में जो है एमडीएसई यूनिवर्सिटी जो है अपना जो है केमिस्ट्री का जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर जो चैप्टर चल रहा है उसका लेक्चर नंबर 4 है। और आज जो हम देखने वाले हैं कि यदि जो इलेक्ट्रॉन की जो वर्ताकार कक्षा होती है, जैसे वर्ताकार ऑर्बिटल में ऐसे ऐसे है ना, ये होती है, मतलब ये E1 E2 E1 है, ये E2 वर्ताकार कक्षा है। तो जैसे कि यदि प्रथम कक्षा की ऊर्जा E1 है, हमने पीछे समझा भी था प्रथम कक्षा क्या होती है, KLMN वगैरह, और जिसमें से इलेक्ट्रॉन छलांग लगाता है। मान लो ये E1 कक्षा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन छलांग लगाता है और लगाकर E2 ऊर्जा की कक्षा में चला जाता है, यानी E2 ऊर्जा स्तर में चला जाता है। तो ऊर्जा परिवर्तन कितना होगा, तो उसके लिए जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था वो था डेल्टा ई बराबर। डेल्टा ई बराबर क्या होगा कि जितनी जहाँ पर गया है और जितनी पहले थी उसमें से घटा दो, है ना। तो डेल्टा ई बराबर हो जाएगा E2 माइनस E1। अब डेल्टा ई बराबर हमने प्लांक नियतांक या प्लांक सिद्धांत से पढ़ा है कि डेल्टा ई बराबर समानुपाती होता है एच म्यू के, है ना। तो वहाँ से डेल्टा ई बराबर मतलब समानुपाती एच म्यू आ गया, और E2 माइनस E1, और इसका फॉर्मूला होता है ये वाला, है ना। ये वाला आपको ध्यान रखना है, डायरेक्ट है, ध्यान रखना है। और ये वैसे नॉर्मली पूछते नहीं है, लेकिन मैं आपको दूसरा बताऊंगा वो वाले पूछता है। और अब जो है यहाँ से इसको जो है म्यू बराबर हम जब नीचे लेके जाएंगे तो एच स्क्वायर पहले से ही है, और इस एच को नीचे ले जाएंगे तो एच क्यूब हो जाएगा ना। तो ये वाला फॉर्मूला आप याद कर सकते हो, नहीं तो अपने जो नोट्स में है ऐड कर सकते हो ना। और अब दूसरी स्टाइल से समझो कि क्या होता है। ये निम्नतम ऊर्जा स्तर है E1 हमने माना है, और ये उच्चतम ऊर्जा स्तर है E2। अब जब इलेक्ट्रॉन इधर से जो मैग्नेटिक वेव आएगी, इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक वेव, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होगा वो ऊर्जा ग्रहण करेगा, है ना। ऊर्जा ग्रहण करके यहाँ से ऊपर वाले ऊर्जा स्तर में चला जाएगा, वो ऊर्जा का अवशोषण करके, है ना, ऊपर चला जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे खुद को क्या अस्थाई पाएगा कि वो अस्थाई नहीं है, तो वो वापस आएगा ऊपर से नीचे वाली निम्नतम ऊर्जा स्तर में, है ना। ये N1 ऊर्जा स्तर है, N2 ऊर्जा स्तर है, और इसकी एनर्जी E1 है, इसकी एनर्जी E2 है ना। तो जब वापस आएगा तो जो ऊर्जा उसने ली थी वो वापस उत्सर्जित करेगा, वापस निकालेगा। तो उसका नाम हम बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम लेमड़ा, जिसे कहते हैं तरंग दैर्घ्य, है ना। तो यहाँ पे जो जो फॉर्मूला जनरेट होता है एनर्जी के रिक्वायरमेंट के लिए जो है, तो डेल्टा ई बराबर E2 माइनस E1, जहाँ पे गया और कहाँ से गया उसमें से घटा दो तो एनर्जी निकल के आ जाएगी, है ना। तो जब इलेक्ट्रॉन को N2 से N पर आएगा तो निष्कासित फोटोन की ऊर्जा क्या होगी वो निकालने के लिए हमारा ये सूत्र है डेल्टा ई बराबर E2 माइनस E1। डेल्टा ई बराबर क्या होता है एच म्यू E2 माइनस E1। अब एच म्यू जो होता है वो होता है म्यू क्या होता है, वो होता है सी अपॉन लेमड़ा। आवृत्ति बराबर क्या होती है, आवृत्ति बराबर होता है वो निर्वात में चाल और अपॉन तरंग दैर्घ्य। तो ये हमने लिख दिया एस सी अपॉन लेमड़ा। और E2 माइनस E1 का जो फॉर्मूला हमने पीछे पढ़ा भी था एनर्जी के लिए इलेक्ट्रॉन के, तो वो होता है -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। और N2 स्क्वायर ये इसलिए ले रखा है क्योंकि जहाँ पे गया है माइनस, और माइनस में वापस ये देखो माइनस ये वाला है ना, ये वाला माइनस चल रहा है, ये वाला, और ये वाला तो फॉर्मूले का ही है। E1 के लिए लिखेंगे तो क्या, E2 के लिए लिखा था इसलिए N2 का स्क्वायर आया, और E1 के लिए लिखेंगे तो N1 का स्क्वायर आएगा। आई होप आपको दिख रहा होगा आराम से, है ना, ये आ गया। और ये इम्पोर्टेंट है, ये वाला समझना, वो ऊपर वाला इम्पोर्टेंट नहीं था, है ना। तो अब क्या होगा कि एस सी अपॉन लेमड़ा बराबर, अब देखो ये माइनस माइनस प्लस हो गई तो इसको जोड़ देंगे माइनस माइनस, ये E2 के लिए है इसलिए N2 आया, ध्यान रखना, और ये N1 आया, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब चलते हैं अगले पेज पे। अब यहाँ से क्या आएगा कि जो है उसको सोल्व करेंगे तब हम यहाँ पे वो एस सी अपॉन लेमड़ा था तो एस सी को अपन नीचे भेज देंगे, यहाँ पे ये देखो, है ना, एस सी को नीचे भेज दिया, और जेड स्क्वायर जो है कॉमन ले लिया, है ना। तो एच सी को नीचे भेज दिया, और 13.6 जेड स्क्वायर जो हमने कॉमन ले लिया, और बचा क्या पीछे उस फॉर्मूले से जो बचा क्या, 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर, ये बचा। और ये है प्लांक नियतांक, और ये निर्वात का जो है चाल है। अब जो क्या होगा कि इसको जो है पूरे को कांस्टेंट मान लेंगे, इसको पूरे को, और इसको लिख देते हैं आर, और जो होता है रिडबर नियतांक।
स्थिरांक है ना, और ये जेड स्क्वायर है ये, और ये 1/n1 का स्क्वायर और 1 अप माइनस में 1/n2 का स्क्वायर है ना। तो n1 का स्क्वायर, n1 क्या है तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ रहा है, और n2 क्या है जहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहा है। आपको हमेशा ये एक चीज़ ध्यान रखनी है, n1 n2 से कंफ्यूज नहीं होना है। अपॉन में स्क्वायर करेंगे, लेकिन किसका स्क्वायर करेंगे, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ रहा है। अब चाहे कहीं से भी आए, मान लो तीसरी सेल में आए तो n1 तीसरी जो होगा तीसरा होगा है ना, उसकी सेल तीसरी होगी। और कहाँ से आए वो होगा ये वाला n2 का स्क्वायर, मतलब n2 मान लो चौथी सेल से आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है कि दूसरी सेल पे आ रहा है, तो वो उसका मान दिया हुआ होगा और आपको बताया हुआ होगा, ठीक है। तो ये पूरा होता है यहाँ पे, और आप अच्छे से पढ़ लेना। अब हम पढ़ेंगे बोर सिद्धांत की जो है सीमाएं या कमियां क्या थी, है ना। अब जो पढ़ेंगे हम बोर सिद्धांत की जो है सीमाएं पढ़ेंगे। तो बोर सिद्धांत की सीमाएं क्या है कि सबसे पहला सफल सिद्धांत था। इसने जो है, इसकी सहायता से हम गुणात्मक ही नहीं मात्रात्मक पहलू भी समझा सके। किसके बारे में, इलेक्ट्रॉन के बारे में, यानी इलेक्ट्रॉन का वेग, एनर्जी वगैरह जो है ना वो समझा सके। लेकिन कुछ समय पश्चात बहुत सी कमियां सामने आई, जो क्या थी, स्पेक्ट्रम। सबसे पहली कमी थी स्पेक्ट्रम। जैसे हाइड्रोजन हीलियम जैसे एक इलेक्ट्रॉन तंत्र के इस स्पेक्ट्रमों को बोर सिद्धांत द्वारा व्याख्या की गई। मतलब कि अभी हमने जो पीछे पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेता है और उच्च ऊर्जा स्तर में जा रहा है, उसके बाद में वो वापस निम्न ऊर्जा स्तर में आ रहा है, उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आ रहा है। तो यहाँ से जो है एनर्जी वापस निकाल रहा है, एनर्जी उत्सर्जित कर रहा है, तो उसे बोलते हैं स्पेक्ट्रम। और उसकी व्याख्या जो है हाइड्रोजन हीलियम जैसे तत्वों के लिए तो कर दी गई थी, लेकिन इससे बड़े मतलब अधिक जो है अधिक इलेक्ट्रॉन वाले बड़े परमाणुओं के जो स्पेक्ट्रमों की व्याख्या नहीं की गई थी, है ना, नहीं की जा सकी। तो अब प्रॉब्लम हो गई है ना। तो फिर क्या हुआ कि अधिक इलेक्ट्रॉन वाले बड़े परमाणुओं के स्पेक्ट्रमों के में मुख्य लाइन के अति निकट जो लाइन पाई जा रही थी, ये वाली है ना, ये ऐसी लाइन है, वो उन्हें पाई जाने वाली लाइन अर्थात सूक्ष्म स्पेक्ट्रम बोर सिद्धांत नहीं समझा पाया। मतलब न्यूनतम जो स्पेक्ट्रम था वो उसकी व्याख्या बोर का मॉडल नहीं कर पाया था, इसलिए ये फेल हुआ था। और ऐसे स्पेक्ट्रम की व्याख्या जो है मुख्य ऊर्जा स्तर के निकट अन्य ऊर्जा स्तर हो तभी ही की जा सकती है। अब ऐसे ऊर्जा स्तर यानी ऐसे स्पेक्ट्रम की व्याख्या कैसे करते हैं, तो मुख्य ऊर्जा स्तर है उसके निकट में अन्य ऊर्जा स्तर कोई अगर अवेलेबल है, उपस्थित हो, तो ही उसकी व्याख्या की जा सकती है। लेकिन इसमें तो कुछ समझ में ही नहीं आया है। हाइड्रोजन हीलियम के लिए था और बड़े तत्वों के लिए नहीं समझा पाए थे बोर, इसलिए ये जो है फेल हुआ था इनका मॉडल। अब दूसरी कमी क्या थी कि जीमान प्रभाव। ये एग्जाम में सीधा भी पूछा जाता है कि जीमान प्रभाव क्या होता है, स्टोक्स प्रभाव क्या होता है। तो जीमान प्रभाव क्या होता है कि चुंबकीय क्षेत्र लगाने पर जब वो इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आ रहा था तो इसके चुंबकीय क्षेत्र लगा दिया जाता है, तो वो जो लाइनें निकल रही थी, ऊर्जा को उत्सर्जित कर रहा था, वो लाइनें निकल रही थी, वो अन्य छोटी छोटी लाइनों में, जैसे ये देखो यहाँ से इलेक्ट्रॉन वापस आ रहा है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो यहाँ से ऊर्जा निकाल रहा है, तो ऐसी लाइनें निकल रही। अब ये वाली लाइन जो अन्य छोटी छोटी ऐसी लाइनों में विभक्त हो रही थी, और इसी को जो जीमान प्रभाव कहते हैं। और इसकी व्याख्या जो है नील्स बोर नहीं कह पाए थे। तो दूसरा रीजन ये हो गया। तीसरा रीजन क्या रहा, स्टोक्स प्रभाव। यह भी सीधा पूछा जाता है आपको 2 नंबर में कि स्टोक्स प्रभाव क्या होता है, कि सामान्य रूप से स्पेक्ट्रम में एकल दिखाई देने वाली लाइन विद्युत क्षेत्र में जीमान प्रभाव की तरह लाइनों में विभक्त हो जाती है, जिसका सर्वप्रथम पता जो है स्टोक्स द्वारा लगाया गया, इसलिए इसे स्टोक्स प्रभाव कहा गया। और यह भी नील बोर इसको समझा नहीं पाए, इसलिए असफल हुए। यानी जो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र लगाया था तो वो सिंगल लाइन थी, और जो है अन्य छोटी छोटी लाइनों में विभक्त हो गई। और यहाँ पे क्या है कि विद्युत क्षेत्र लगाने पर जो है वो जो लाइन स्पेक्ट्रम की लाइन थी वो भी अन्य छोटी छोटी लाइनों में विभक्त हो गई। तो इसलिए स्टोक्स प्रभाव ने स्टोक्स ने सबसे पहले देखा, तो इसलिए इसे स्टोक्स प्रभाव कहा गया। और इसके बाद में चौथा जो रीजन है वो हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत है ना, अनसर्टिनिटी
रूल्स है ना। तो इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, देखो कि जैसे हमने जो है बोर के मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन की सही सही त्रिज्या, वेग और एनर्जी जो है निकाल दी गई थी। लेकिन हाइजेनबर्ग यह कहता है कि आप किसी भी वस्तु की या किसी भी कण की अगर स्थिति सही सही निर्धारित करते हो तो उसके वेग में अनिश्चितता होती है, और किसी वेग को सही निर्धारित कर देते हो तो उसकी स्थिति में जो है परिवर्तित होता है। मतलब सही आप वेग सही से निकालोगे तो स्थिति सही से पता नहीं कर सकते, अगर स्थिति सही से पता करते हो तो वेग जो है सही से पता नहीं कर सकते। लेकिन बोर ने क्या किया था कि बोर ने तो एग्जैक्ट जो है स्थिति दी थी, और एग्जैक्ट जो है वो आपको वेलोसिटी दे दिया था, है ना, रेडियस वगैरह। तो उसके लिए ये हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत आ गया था फिर। तो ये क्या बोलता है कि सिद्धांत अनुसार किसी गतिशील सूक्ष्म मूल कण जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आदि की स्थिति, पोजीशन व संवेग, मोमेंटम की एक साथ यथार्थ गणना संभव नहीं है। यानी आप संवेग और जो है स्थिति की जो एक साथ गणना संभव नहीं है, या तो स्थिति की गणना कर सकते हो या जो है संवेग की ही गणना कर सकते हो। यदि किसी भी स्थिति पर बिल्कुल यदि किसी की स्थिति बिल्कुल ठीक ठीक निर्धारित करते हैं तो उसके वेग में अनिश्चितता हो गई है। देखो आ गए ना कि स्थिति बढ़िया सही निर्धारित की है तो वेग में अनिश्चितता हो जाएगी। यदि किसी कण का कण का वेग जो है ठीक ठीक निर्धारित करते हैं तो उसकी स्थिति में अनिश्चितता होगी। तो यह हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का नियम है। यह भी मतलब रीज़न बता रहा हूँ बोर के नियम के लिए, बाकी ये थोड़ा बड़ा है, वहाँ पे पूरा समझेंगे। और इसका जो फॉर्मूला होता है डेल एक्स डेल पी बड़ा ज़्यादा होगा या बराबर होगा h/4 पाई, यानी पूर्व गुणज के NH/2 पाई पूर्व गुणज। डेल एक्स क्या है कि स्थिति में अनिश्चितता है, और डेल पी क्या है, संवेग में अनिश्चितता है। आप अगर डेल एक्स को 0 की ओर अग्रसर करोगे तो क्या होगा, डेल एक्स ये रहा, ये देखो डेल एक्स 0 की ओर अग्रसर करोगे तो फॉर्मूला क्या बनाना है, देखो यहाँ पे डेल पी और इस डेल एक्स को नीचे लेके जाना, ये फॉर्मूला बन गया। अगर डेल एक्स 0 की ओर अग्रसर होगा तो किसी के भी नीचे मतलब 1/0 होता है तो 0 होता है तो वो अनंत में बदल जाएगा। तो यानी इसकी स्थिति आप सही गणना कर रहे हो तो वेग में अनिश्चितता हो गई ना, अनंत हो गया तो आप कैसे ज्ञात करोगे, किसी भी अनंत की चीज़ को आप कैसे ज्ञात कर सकते हो। और अगर आपने स्थिति को 0 किया यानी संवेग स्थिति गणना करनी है, जैसे यहाँ पे अब स्थिति की गणना करनी है, और वो कैसे करोगे, संवेग को नियत करके। तो अगर संवेग 0 करोगे फिर भी ये अनंत आ रहा है तो आप या किसी को भी 0 करोगे आएगा अनंत, यानी अनिश्चितता हो गई होगी, है ना। तो इस प्रकार से बोर ने तो जो सही सही फॉर्मूले दे दिए थे, तो ये एक रीज़न रहा बोर के मॉडल का असफल होने का कारण। तो ये चार पॉइंट जो थे बोर के जो मॉडल के लिए जो कमियां और सीमा थी ये वाली थी। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। अगले वीडियो में मिलते हैं इलेक्ट्रॉन की दोहरी प्रकृति के टॉपिक के साथ, है ना। जय हिंद, जय भारत।